क्या हालचाल गाइस। जैसा कि हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था कि जिन्वो एक बहुत ही कमजोर हंटर होता है जिसे एक रेड के दौरान सीक्रेट सिस्टम मिलता है और उसके बाद वो दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा था और वो किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता था। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी एनिमी के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं कि जिन्वो जीना की दोस्त के साथ एक रेड में जा रहा होता है और उस रेड में एक ए रैंक हंटर चिन्हू भी होता है जिसे सबका लीडर बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है और ठीक ऐसा ही वो इस रेड में भी कर रहा था। फिर चिन्हू जैसे ही अपनी टीम को उस गेट के अंदर लेकर जाता है वैसे ही वो गेट अपने आप रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है और सारे हंटर्स उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर किचोल यह खबर तुरंत ही प्रेसिडेंट बेग को दे देता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट होते हैं। सर, यहाँ पर अचानक से एक रेड गेट खुल गया है जिसके अंदर हमारे सारे हंटर्स फंस गए हैं। क्या कहा? सब अंदर फंस गए हैं? तुम उनका ध्यान रखो, मैं तुरंत ही वहाँ पहुँचता हूँ। दूसरी तरफ हंटर्स की पूरी टीम उस गेट से होते हुए आइस लेयर्स की दुनिया में आ जाती है। वो सब उस दुनिया में पूरी तरह फंस चुके होते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से कोई भी मदद नहीं मिल सकती और वहाँ से बाहर आने के लिए उन्हें उस दुनिया के बॉस को हराना होगा। सारे हंटर्स वहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जंगल से आइस लेयर्स आकर बर्फ की तीर से उन पर हमला कर देते हैं जिससे एक हंटर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन जिन्वो के रिफ्लेक्सेस इतने तगड़े होते हैं कि वह आइस लेयर्स की तीर को तुरंत ही अपने हाथों से पकड़कर तोड़ देता है और इतनी हरकत कर वो आइस लेयर्स अपने बॉस के पास ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए चले जाते हैं। हे स्नो, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमें अपनी टीम बनानी होगी। मेरी टीम में सिर्फ सी रैंक के ऊपर वाले हंटर्स रहेंगे, कमजोर हंटर बिल्कुल नहीं अलाउड है। ऐसा कहकर चिन्हू सारे ताकतवर हंटर्स को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर कुछ आइस बेयर्स उसकी टीम के ऊपर हमला कर देते हैं और चिन्हू अपनी शील्ड लगाकर आइस बेयर के हमले को रोक लेता है। फिर अपनी तलवार से उस पर हमला करके उसे बीच से काट कर मार देता है। दूसरी तरफ जिन्वो भी अपनी टीम के साथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी टीम की एक लड़की रास्ते में पेड़ों के ऊपर कुछ भालू के पंजों के निशान देखती है। बिल्कुल नहीं, हम सब मिलकर आइस बेयर का सामना कर सकते हैं और अगर हम सब वापस गए तो उन खतरनाक आइस लेयर से लड़ना होगा। तो सही यही रहेगा कि हम इसी रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ठंड से बचने के लिए कुछ करना होगा। ऐसा कहकर जिन्वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालता है और वहाँ से कुछ वार्म सूट्स निकालकर हंटर्स को पहना देता है। इतने में पीछे से उनके ऊपर आइस बेयर हमला कर देता है। फिर जिन्वो अपनी वुल्फ एसोसिएशन एबिलिटी का यूज करके सारे आइस बेयर्स को मार देता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बेग रेड गेट के पास आ जाते हैं और वो हंटर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नॉर्मल गेट अचानक से रेड गेट कैसे बन गया? हमें कैसे भी करके उन सबको बाहर लाना ही होगा। इतने में वहाँ पर हंटर्स के मैनेजर के साथ डोंग सू आ जाता है जो कि एक एस रैंक हंटर होता है। वो अमेरिका से कोरिया स्पेशली जिन्वो को मारने के लिए आता है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि एक रेड के दौरान जिन्वो ने मिस्टर डोंग को मार दिया था और ये हंटर डोंग सू मिस्टर डोंग का बड़ा भाई होता है जो बदले की आग में जिन्वो को मारना चाहता है। दूसरी तरफ जिन्वो अपनी टीम को एक सेफ लोकेशन पर पहुंचा देता है और अपनी इन्वेंट्री से वहां पर उनके लिए टेंट, खाने का सामान और आग भी जला देता है और खुद आइस बेयर्स को मारने के लिए अकेला ही निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो के ऊपर सैकड़ों आइस बेयर्स हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और जिन्वो भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें जिन्वो के शैडो सोल्जर आइस बेयर्स को आसानी से मार रहे होते हैं, लेकिन आइस बेयर्स भी कम नहीं होते, वह शैडो सोल्जर को भी बराबर मार रहे होते हैं। लेकिन जिन्वो अपनी माना पावर का यूज करके अपने शैडो सोल्जर को रियावेक कर देता है और तभी आइस बेयर का लीडर शैडो सोल्जर के सामने आ जाता है। ऐसे बहुत ही तेज दहाड़ कर वो आइस बेयर जिन्वो के शैडो सोल्जर पर हमला कर देता है और 2-3 शैडो सोल्जर को एक साथ मार देता है। फिर वो बहुत तेज से दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से जिन्वो के सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद जिन्वो और इग्रिस का सामना आइस बेयर से होता है। इग्रिस, जाओ, खत्म कर दो उसे। ऐसा कहकर जिन्वो इग्रिस को आइस बेयर के लीडर को मारने का ऑर्डर देता है और इतने में वो आइस बेयर दहाड़ कर इग्रिस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इग्रिस इतना तेज होता है कि वह पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब होकर उसके कंधे को काट देता है और हवा में उड़कर उसकी पूरी पीठ को फाड़ देता है। फिर वह जमीन पर आकर उसकी दोनों टांगों को तलवार से काट देता है जिससे वो आइस बेयर पूरी तरह लाचार हो जाता है। इसके बाद इग्रिस तलवार से उस आइस बेयर की गर्दन को काट कर जिन्वो के पैरों में डाल देता है और इसी के साथ सारे आइस बेयर मारे जाते हैं। अराइज! ऐसा कहकर जिन्वो सारे आइस बेयर की शैडो को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है।
और दूसरी तरफ आइस लेयर चिन्हू और उसकी टीम को घेर लेते हैं और एक एक करके उसके सारे टीम मेंबर्स को मार देते हैं। चिन्हू अपने साथियों को आंखों के सामने मरता देख घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है और वो आइस लेयर जिन्हू और बाकी मेंबर्स तक पहुंचने के लिए चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। जिन्हू जंगल के रास्ते भागते भागते जिन्हू की टीम के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि जिन्हू की टीम वहां पर सेफली बैठी होती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सोचता था कि पूरी स्ट्राइक टीम में सबसे ज्यादा ताकतवर वही है। फिर भी वो अपनी टीम को नहीं बचा पाया और जिन्हू ने ई रैंक हंटर होते हुए भी अपनी टीम को बचा लिया। फिर इसके बाद वो बहुत ही गुस्से से जिन्हू की टीम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जिन्हू वहां पर आकर उसे उठाकर फेंक देता है जिससे चिन्हू वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इतने में वहां पर आइस लेयर्स आ जाते हैं और उनका लीडर वारका जिन्हू से बताता है कि मेरे साथी ने तुम्हारी ताकत को पहचान लिया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। इसके बाद जिन्हू को याद आता है कि वारका के इसी साथी ने जिन्हू को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद जिन्हू अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके पलक झपकते ही उसकी गर्दन काट देता है। क्या कोई और भी लड़ना चाहता है? इतने में जिन्हू वारका पर हमला करता है, पर वारका अपनी तलवार से उस हमले को रोक लेता है और हवा में उड़कर खुद को बचा लेता है, लेकिन जिन्हू के हमले से उसका घोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद जिन्हू अपने सिस्टम की वजह से वारका की भाषा समझ जाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी टीम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इसके बाद वो अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। फिर आइस लेयर और शैडो आर्मी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जिन्हू अपनी एबिलिटी का यूज करके तीन आइस लेयर को एक साथ मार देता है और वारका भी जिन्हू के शैडो सोल्जर्स को बराबर मार रहा होता है। जिसके बाद जिन्हू और वारका आमने सामने आ जाते हैं। फिर जिन्हू हवा में उड़कर वारका पर हमला करता है, लेकिन वारका उसके खंजर को अपने पैरों से दबा देता है और काउंटर अटैक में जिन्हू पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिन्हू उसके पैरों से अपने खंजर को छुड़ा लेता है और तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वारका जिन्हू को लात मारकर दूर फेंक देता है और इतने में जिन्हू को होश आ जाता है और वो जिन्हू की तरफ दौड़कर उसे मारने के लिए जाने लगता है और दूसरी तरफ से वारका भी जिन्हू को मारने के लिए आ रहा होता है। इग्रिस मार दो इसे। ऐसा कहकर जिन्हू इग्रिस से हंटर चिन्हू को जान से मरवा देता है। इसके बाद वह अपने शैडो गार्ड को कंबाइन करके एक बहुत ही तगड़ा शैडो सोल्जर बना देता है, जिसका नाम वो आयन रख देता है। फिर आयन वारका के हमले को रोक लेता है, जिससे वारका थोड़ी दूर खिसक जाता है। फिर वो अपनी स्पीड एबिलिटी का यूज करके आयन के ऊपर हमले पर हमले कर देता है और खुद आयन के हर हमले से बचता जा रहा था। तेरी तो मैं। ऐसा कहकर जिन्हू आयन और इग्रिस के साथ मिलकर वारका से लड़ने लगता है, पर वारका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो उनके हर हमले से बचता जा रहा था, लेकिन तभी जिन्हू अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके वारका के राइट कंधे पर चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो अपने चाकू को फेंक कर उस पर अटैक करता है, जिसे रोकने में वारका का खंजर टूट जाता है। इसके बाद जिन्हू इनविजिबल होकर वारका के शरीर को घायल कर देता है। तभी आयन अपने हथौड़े से वारका को मार देता है और इसी के साथ ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वहां पर गेट खुल जाता है, जिससे होते हुए सब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और ये देखकर प्रेसिडेंट यूरो जिन्हू की टीम से चिन्हू और बाकी स्ट्राइक टीम के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर प्रेसिडेंट यूरो गुस्से में जिन्हू के कंधे पर हाथ रखकर चिन्हू के बारे में पूछते हैं, पर जिन्हू उसे अपनी आंखें दिखाकर कुछ भी बताने से मना कर देता है और अपनी कार में बैठकर अपने घर जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही जिन्हू जोकी और जीना की दोस्त के साथ एक रेड के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैडो आर्मी कुछ मैजिकल बीस्ट को मारकर एशियन स्टोन्स कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि जोकी को खुद की गिल्ड स्टार्ट करना है और उसके लिए जोकी को मिनिमम 20 रेड्स कंप्लीट करनी होंगी और रेड्स कंप्लीट करने में जिन्हू जोकी की हेल्प कर रहा होता है और ये उनकी लास्ट रेड होती है। इसके बाद जोकी गिल्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर देखते ही देखते वो दोनों रेड खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिन्हू के पापा इवान संग को देखते हैं, जो एक डंजन के अंदर 10 साल से फंसे होते हैं और वो वहाँ 4-5 आदमियों को मारकर एक आदमी से बाहर जाने का रास्ता पूछ रहे होते हैं। वो आदमी उनकी शक्ल देखकर डर जाता है और उन्हें बाहर जाने का रास्ता बता देता है। फिर वो उसके बताए हुए रास्ते से डंजन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अमेरिकन एसोसिएशन के लोग उन्हें मैजिकल बीस्ट समझकर पकड़ लेते हैं और इवान संग 10 साल से एक ही डंजन के अंदर कैद थे, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं आती। वो एक अजीबोगरीब भाषा में अमेरिकन एसोसिएशन के लोगों से बात कर रहे होते हैं। उनकी भाषा ट्रांसलेट करने के लिए अमेरिकन एसोसिएशन के लोग हंटर डोंग्स
को कोरिया से वापस अमेरिका बुला लेते हैं। दूसरी तरफ जिनवू जीना से घूमने का बहाना बताकर एक डंजन में चला जाता है। आप लोगों को याद होगा ये वही डंजन होता है जहाँ पर जिनवू ने हिम सर्बेरस को मारा था। वो इस डंजन में इसलिए आता है क्योंकि जिनवू को इस डंजन के 7वें फ्लोर पर पहुंचकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना है, जिससे वो अपनी माँ की इटर्नल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को सही कर सकता है। फिर वो चाबी का यूज करके उस डंजन के गेट को खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। वहां जाते ही जिनवू को उसके सिस्टम से एक टास्क मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जिनवू को इस डंजन के 10,000 मैजिकल बीस्ट को मारकर उनकी आत्माओं को इकट्ठा करना होगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही जिनवू को मैजिकल बीस्ट मिलते हैं और उन्हें मारने के लिए जिनवू वारका का खंजर निकाल लेता है। फिर पलक झपकते ही जिनवू सारे मैजिकल बीस्ट को मार देता है और इसके बाद उसे अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मिल जाता है। दूसरी तरफ जो कि खुद की गिल्ड ओपन करने के लिए अपने पापा को मना रहा होता है, वो अपने पापा से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि अगर जोकी ने जिनवू को अपने गिल्ड में शामिल कर लिया तो वो उसे गिल्ड खोलने की परमिशन दे देंगे। इसके बाद जोकी डिसाइड करता है कि वो जिनवू से इस बारे में बात करेगा। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू के सामने कुछ मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं, जिसके बाद जिनवू आइस बेयर के लीडर को बाहर निकाल लेता है और उस पर सवार होकर आगे बढ़ने लगता है। वो आइस बेयर का लीडर इतना पावरफुल होता है कि वो मैजिकल बीस्ट को आसानी से मारता हुआ आगे बढ़ जाता है और इसके बाद देखते ही देखते जिनवू डंजन के 10,000 मैजिकल बीस्ट को मारकर उनकी आत्माओं को इकट्ठा कर लेता है। फिर इसके बाद वो 50वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और वहां पर उसे लो लेवल बॉस अवेसियस से लड़ना होता है, जिसके बाद वो अपने शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। फिर शैडो आर्मी अवेसियस के गार्ड से लड़ने लगती है और तभी अवेसियस अचानक से अपनी कुर्सी से उठकर 3-4 शैडो गार्ड्स को मार देता है और वो जिनवू पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन जिनवू काउंटर अटैक में उसे बहुत ही जोर का घूंसा मार देता है, जिससे वो बहुत ही दूर उड़कर गिरता है और 2-3 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है। फिर होश में आते ही वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही तेज से चिल्लाकर जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। फिर जिनवू आयन को अपनी शील्ड बनाकर उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद जिनवू दौड़कर एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और अपने धारदार खंजर को निकालकर अवेसियस की गर्दन को साइड से काट देता है और इसी के साथ जिनवू ये फाइट जीत जाता है। दूसरी तरफ हंटर डोंगसू इवान संग से पूछताछ करने के लिए अमेरिका आ जाता है, जिसके बाद वो इवान संग से उनके बेटे का नाम पूछता है। फिर इवान संग जवाब में उसे बताते हैं कि उनके बेटे का नाम जिनवू है। यह सुनकर हंटर डोंगसू की बदले की आग जाग जाती है और वो इवान संग को लड़ने के लिए उकसाने लगता है, जिसके बाद इवान संग को भी गुस्सा आ जाता है और वो हंटर डोंगसू को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उनकी कैद से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जिनवू डंजन के अंदर 75वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे स्पेयर ऑफ एवरेस्ट मिलता है, जिसका यूज करके वो अपने शैडो सोल्जर की फायर पावर को बढ़ा सकता है और वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के 2 एलिमेंट को भी हासिल कर लेता है और अब सिर्फ उसे डीमन मोनाक का प्योरिफाइड ब्लड चाहिए, जिसके बाद एलिक्सर ऑफ लाइफ उसे मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिनवू अकेले में खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। मैंने डंजन के अंदर 75वें फ्लोर तक रास्ता खाली कर दिया है, लेकिन आगे के फ्लोर्स तक जाने के लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। लेकिन एक समस्या है, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे हाई रैंक डंजन में जाकर मैजिकल बीस्ट से लड़ना होगा और हाई रैंक डंजन में जाने के लिए मुझे अपनी रैंक रीअसेसमेंट करानी होगी। अब जिनवू अपनी रैंक रीअसेस कराने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर यूरो ने किचोल को जिनवू की जासूसी करने के लिए लगाया होता है और किचोल जैसे ही जिनवू को देखता है वो तुरंत यूरो को फोन करके ये बात बता देता है। हाँ बोलो किचोल, कुछ पता चला जिनवू संघ के बारे में? जी सर, आज संघ जिनवू खुद अपनी रैंक रीअसेस कराने के लिए यहाँ आए हैं। आपका शक सही था। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। और दूसरी तरफ जिनवू बेंच पर बैठकर अपने नंबर आने का वेट कर रहा होता है। इतने में एक लेडी उसे रैंक रीअसेस कराने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट मिस्टर संघ जिनवू, प्लीज आप आ जाइए। फिर जैसे ही जिनवू मशीन पर रैंक रीअसेस करने के लिए हाथ रखता है, उस मशीन में तुरंत ही एरर शो करने लगता है। जिनवू 2-3 बार ट्राई करता है, लेकिन मशीन में बार बार एरर शो कर रहा था। फिर मशीन पर खड़ी लेडी मैनेजर अपने चीफ को बुलाती है। चीफ जल्दी से यहाँ आइए, लगता है इस मशीन में कुछ खराबी आ गई है। हाँ क्या कहा? खराबी? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर चीफ जिनवू की रैंक दोबारा चेक करता है, लेकिन उस मशीन में फिर से एरर शो करने लगता है। फिर मशीन पर खड़ी लेडी परेशान होकर चीफ से कहती है, लगता है ये खटारा मशीन ही खराब हो गई है, हमें नई मशीन के बारे में ऊपर बात करना चाहिए। लेकिन असल में वो मशीन खराब नहीं थी। जिनवू अब एस रैंक हंटर बन चुका है, उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आ गई है, जिसकी वजह से मशीन उसकी रैंक को मेजर नहीं कर पा रही। और इसी के साथ जिनवू अपने देश का 10वां
एस रैंक हंटर बन चुका है। इससे पहले सिर्फ 9 एस रैंक हंटर ही देश में थे। दूसरी तरफ रीअसेसमेंट बिल्डिंग से थोड़ी ही दूरी पर हंटर्स एसोसिएशन का मैनेजर और कमांडर जोए जिन्वू के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में उन्हें रैंक असेसमेंट बिल्डिंग से बहुत ही जोर का शोर सुनाई देता है। ओए, आपको ये शोर सुनाई दिया? अरे तुम परेशान मत हो, जरूर से कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर पागल हो गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी देखना है आखिर ये माजरा क्या है। और ये शोर जिन्वू के पास खड़े हंटर्स मचा रहे होते हैं। अरे वाह, देखो तो ये हमारे देश के 10वें एस रैंक हंटर है। कितनी कमाल की बात है। इतने में वहाँ पर कमांडर जोए और हंटर्स के मैनेजर आ जाते हैं और कमांडर जोए जिन्वू को देखते ही उसकी शक्तियों को भाप लेता है। फिर वो जिन्वू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उससे बात करने से मना कर देता है। हे, मैं हूँ हंटर्स गिल्ड का लीडर है। क्या हम कुछ देर साथ में बातें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वहाँ पर यूरो भागते भागते आता है और किचोल से जिन्वू के बारे में पूछने लगता है। किचोल, कहाँ है जिन्वू संग? मुझे उनसे तुरंत ही मिलना है। आप थोड़ा सा लेट हो गए प्रेसिडेंट। अभी अभी संग जिन्वू यहाँ से गए हैं। और कमांडर जोए समझ जाते हैं कि जिन्वू ने ही उस गेट को बंद किया था, इसीलिए यूरो उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी बीमार माँ के पास भावुक होकर बैठा होता है। बस माँ, मैं आपको जल्दी ही ठीक कर लूंगा। मुझे एक एलिमेंट और चाहिए, उसके बाद एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाएगा और फिर मैं आपके हाथों का बना चिकन दोबारा खा पाऊंगा। और कमरे के बाहर हंटर्स के मैनेजर जिन्वू का वेट कर रहे होते हैं। संग जिन्वू, आप एस रैंक हंटर बन चुके हैं। आपको कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं, इसीलिए मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। फिर जिन्वू चेयरमैन गो से मिलता है। तुमसे मिलकर खुशी हुई संग जिन्वू। मैं तुम्हें देखने के लिए काफी उतावला था। ऐसे हंटर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर चेयरमैन गो जिन्वू को अकेले में ले जाकर उसे एसोसिएशन में शामिल होने का ऑफर देते हैं। हमारे देश के 10वें एस रैंक हंटर को बहुत बहुत बधाई। आपकी ताकत को देखते हुए हम आपको अपने एसोसिएशन में शामिल करना चाहते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि चेयरमैन गो के इस ऑफर के पीछे कोई खास कारण है, तभी वो उसे एसोसिएशन में शामिल करना चाहते हैं। देखिए, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे किसी और कारण के लिए एसोसिएशन में शामिल कर रहे हैं। आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। फिर चेयरमैन गो जिन्वू को पूरी बात कहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस देश में टोटल 5 गिल्ड्स हैं और पांचों गिल्ड्स के पास देश के सबसे ताकतवर हंटर्स हैं। और अगर जिन्वू इनमें से किसी भी गिल्ड में शामिल हुआ तो गिल्ड्स की पावर डिसबैलेंस हो जाएगी, जिसके लिए वो जिन्वू को अपने एसोसिएशन में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन जिन्वू उनके एसोसिएशन में जाने से मना कर देता है। माफ करना चेयरमैन गो, पर मैं आपके एसोसिएशन में नहीं आ सकता। असल में मैं मैजिकल बीस्ट से जंग जारी रखना चाहता हूँ। तुम्हारे विचार सुनकर अच्छा लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मैं बूढ़ा नहीं हुआ होता तो तुम्हारे साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता। और दूसरी तरफ मिस्टर वॉन और इवान संग की लड़ाई में मिस्टर वॉन को बहुत सारी चोटें आई होती हैं और सिटी के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। और तभी वहां पर डिप्टी चीफ आता है, जिसने मिस्टर वॉन को इवान संग से पूछताछ करने के लिए वॉशिंगटन से बुलाया था। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे मिस्टर वॉन। दरअसल मुझे ये जानना है कि इवान संग मैजिकल बीस्ट है या नहीं। हाँ बिल्कुल, वो एक मैजिकल बीस्ट ही है। उसने मुझे काफी बुरी तरह से मारा है। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। मिस्टर वॉन डिप्टी चीफ से झूठ बोलता है कि इवान संग मैजिकल बीस्ट है। असल में इवान संग एस रैंक हंटर होता है और वो मिस्टर वॉन को बहुत बुरी तरह से मारता है, इसलिए मिस्टर वॉन डिप्टी चीफ से झूठ बोलता है। और दूसरी तरफ जिन्वू कंप्यूटर पर हाई लेवल गियर ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ चाहिए और उसे पाने के लिए जिन्वू को डंजन के 7वें फ्लोर पर पहुंचना होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, 7वें फ्लोर पर पहुंचने के लिए जिन्वू अभी कमजोर है और इसीलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिन्वू एक अच्छा हाई लेवल गियर ढूंढ रहा होता है। अबे बस मुझे जल्दी से एक अच्छा हाई लेवल गियर मिल जाए, उसके बाद मैं डंजन के अंदर तबाही ला दूंगा। लेकिन जिन्वू को एक एड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एक ए रैंक रेड में माइनिंग करने के लिए कुछ बंदे चाहिए। फिर जिन्वू अगले दिन उस रेड में माइनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। और क्या हालचाल दोस्तों, मैं भी इस रेड में माइनिंग करूंगा। सर ये लीजिए मेरी फाइल, आप इसे रीड कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है लड़के, तुम पहले भी कई रेड में जा चुके हो तो तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। चल ठीक है, लग जा प्रावा काम पे। ए रैंक रेड के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में स्ट्राइक टीम को डंजन के मैजिकल बीस्ट को मारना होता है और दूसरे स्टेप में माइनिंग टीम डंजन से सारे माना टोकन से कलेक्ट करती है। लास्ट
और फाइनल स्टेप में कलेक्शन टीम बीस्ट की डेड बॉडी को उठाती है। फिर हम कमांडर जोय को देखते हैं जो उस रेड के स्ट्राइक टीम में होता है और वो डंजन के अंदर मैजिकल बीस्ट से लड़ रहा होता है। बस बहुत हुआ, चलो सब पीछे हट जाओ, इन कीड़ों से मुझे निपटने दो, इन्हें हराना मेरी एक उंगली का खेल है। फिर कमांडर जोय चुटकी बजाकर उन मैजिकल बीस्ट को मार देता है और कुछ ही मिनटों में स्ट्राइक टीम डंजन से बाहर लौट आती है। अरे वाह, देखो स्ट्राइक टीम लौट आई, उनके साथ वॉइस गिल्ड मास्टर भी हैं। काश इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। फिर स्ट्राइक टीम को माना टोकन से कलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है। ओए चलो, हुस्न की परी गई, तमाशा खत्म, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। फिर जिनवू माइनिंग करने लगता है। असल में जिनवू ए रैंक गेट के बॉस से लड़ना चाहता है, इसीलिए वो इस माइनिंग टीम में शामिल होता है। और फिर सबका लंच ब्रेक हो जाता है जिसमें सारे वर्कर्स लंच करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जिनवू लंच करने के लिए नहीं जाता। चलो मिस्टर जिनवू, अब लंच करने का टाइम है, सब लंच करने चले गए, आप भी कर लो। माफ करना, मैं ये सारे काम खत्म करने के बाद लंच करूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लगे रहिए काम पर, मैं तो चला। फिर जिनवू कुल्हाड़ी फेंक कर ए रैंक बॉस के चैम्बर तक भागते भागते पहुंच जाता है। वो उस चैम्बर के अंदर जाने वाला होता है, इतने में वहाँ पर जाहिन आ जाती है। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ आना मना है, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं? जी मैम, वो गलती से मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया था, सॉरी, मैं वापस जाता हूँ। फिर जिनवू जाहिन के बगल से निकल रहा होता है और जाहिन को उसके शरीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिसके बाद वो जिनवू को रोक कर उसका आई कार्ड चेक करने लगती है। तुम जरा रुक जाओ, मुझे तुम्हारा आई कार्ड चेक करना है। लेकिन उसे आई कार्ड में कुछ भी स्पेशल नहीं मिलता, पर जाहिन जिनवू पर शक करने लगती है। फिर सारे माइनिंग वर्कर्स गेट से बाहर आकर अपने माइनिंग लीडर से दिन की पेमेंट रिसीव करने लगते हैं और वो माइनिंग लीडर जिनवू को अगले दिन भी काम के लिए बुलाता है। अरे सुनो जिनवू संग, कल 2 रेड्स होंगी, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की, तो क्या तुम उन रेड्स में भी माइनिंग करने के लिए आना चाहोगे? जिनवू को जैसे ही पता चलता है कि कल 2 रेड्स होंगी, वो भी ए रैंक और सी रैंक की, वैसे ही जिनवू ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आज आपके साथ माइनिंग करके बहुत मजा आया, मैं अगले दिन भी आपके साथ माइनिंग करना चाहूंगा। और दूसरी तरफ जाहिन घर जाकर जिनवू के बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठी कर रही होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके साथ साथ कमांडर जोय भी जिनवू के बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं। फिर वो अपने बेड पर जाकर जिनवू के बारे में सोचती सोचती सो जाती है। फिर सुबह होते ही जिनवू पूरी एनर्जी के साथ माइनिंग लोकेशन पर पहुंच जाता है। हे दोस्तों, मैं आ गया, चलो आज फिर सब साथ में मिलके माइनिंग करते हैं। अरे वाह जिनवू संग, तुम तो कल से भी ज्यादा एक्साइटेड और ताकतवर दिख रहे हो, मुझे उम्मीद है तुम आज भी बहुत अच्छा काम करोगे, तो लग जा प्रावा काम पे। फिर जिनवू माना टोकन से कलेक्ट करने लगता है। उसके काम करने के लगन को देखकर हंटर्स का एक ग्रुप उसकी तारीफ करने लगता है। अरे सुनो, तुमने कभी जिनवू संग को काम करते हुए देखा है? उसकी एक ही कुल्हाड़ी में 4-5 माना टोकन टूट जाते हैं। और दूसरी तरफ जिनवू अपने माइनिंग लीडर के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, इतने में वहाँ पर किहोन सन आता है जो रेड की दूसरी स्ट्राइक टीम का कैप्टन होता है और वो माइनिंग टीम के लीडर से एक बंदे की मांग करता है। अरे सुनो जरा, मेरा एक बंदा बीमार है जो मेरी रेड में मदद करता था, तो क्या तुम अपनी माइनिंग टीम से एक बंदा मुझे दे सकते हो? फिर जिनवू किहोन सन के साथ जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वो इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता था। अरे सुनिए सर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी। फिर जिनवू किहोन सन के साथ गेट के अंदर चला जाता है। वहाँ जाते ही उनके ऊपर कुछ भेड़िए हमला करते हैं, लेकिन टीम के फ्रंटलाइन सोल्जर्स उन भेड़ियों को मार देते हैं। फिर जिनवू उन भेड़ियों को चेक करता है और देखता है कि उन भेड़ियों के गले में पट्टे पड़े हैं। हे, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन भेड़ियों के गले में पट्टा पड़ा है, इसका मतलब इनका बॉस अभी बाकी है, हमें सावधान रहना चाहिए। और इतने में वहाँ पर उन भेड़ियों के बॉस आ जाते हैं। हे कीड़ो, तुमने मेरे पालतू भेड़ियों को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मेरी टीम को मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मैं तुम्हें अपने पैरों से मसल दूंगा। अच्छा तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मुझे पैरों के नीचे मसलने से पहले तो मेरे भाले से बच के दिखा, ये ले। फिर टीम का एक हंटर किहुन के आगे आकर शील्ड लगा के उसे बचा लेता है और फिर हंटर्स और मैजिकल बीस्ट की बहुत ही तगड़ी टक्कर होने लगती है। लेकिन तभी टीम की एक लड़की बीस्ट को अपने पावर से बांध देती है। लगता है तुझे ताकत दिखाने का बहुत शौक है, अब मेरी इस बंधन से बचकर दिखा। हाँ ये ले। लेकिन अफसोस कि वो बीस्ट उस बंधन को भी तोड़ देता है और अब हंटर्स की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। तभी एक बीस्ट किहुन के हंटर का हाथ काट देता है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, इस राक्षस ने मेरा हाथ काट दिया, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? मेरी बीवी घर पर अकेली है, मुझे कोई तो बचाओ। फिर टीम की एक लड़की हंटर का हाथ ठीक कर देती है और हालत को देखते हुए जिनवू इनविजिबल होकर सारे बीस्ट को कमजोर कर देता
जाता है और फिर हंटर्स उन बीस्ट को आसानी से हरा देते हैं। लेकिन ग्रुप की एक लड़की समझ जाती है कि बीस्ट को कमजोर जिन्वू ने किया है और वो किसी से कुछ भी नहीं बताती क्योंकि जिन्वू उनकी हेल्प करने के लिए ऐसा करता है। फिर वो हंटर से हालत को देखते हुए किहुन से कहते हैं कि हमें इस गेट से बाहर निकलना चाहिए और किहुन भी उनकी बात मान लेता है। अच्छा ठीक है, आप लोग जैसा कहें, मैं आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, तो चलो वापस चले। फिर किहुन अपनी टीम के साथ बाहर जा रहा होता है लेकिन डंजन का बॉस गेट को बंद कर देता है और किहुन अपनी टीम के साथ वहीं पर फंस जाता है। इतने में उस डंजन का बॉस किहुन के सामने आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किहून, तुम मेरे साथियों को मारकर बच जाओगे? ये गेट मैंने ही बंद किया है, अब तुम सब फंस चुके हो। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, मेरे साथ चलो वरना मेरे सिपाहियों से लड़ाई करके जान से हाथ धो बैठो। फिर किहुन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है, तुम हमें कुछ भी मत करना, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिर किहुन और बाकी सारे हंटर्स को डंजन के मेन बॉस के सामने हाजिर किया जाता है और दूसरी तरफ जाहिन जिन्वू को ढूंढते हुए माइनिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो माइनिंग लीडर से जिन्वू के बारे में पूछती है। जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं जिन्वू संग कहाँ है? मुझे उससे बहुत ही जरूरी काम है। माफ करना, पर जिन्वू आपको इस वक्त नहीं मिल सकता। दरअसल जिन्वू मिस्टर किहुन के साथ गेट के अंदर सामान उठाने के लिए गया है। अब हम आगे की स्टोरी में देखते हैं कि जाहिन याद करती है कि पिछली रेड में उसने जिन्वू को ए रैंक बॉस के चैम्बर के पास देखा था और उस वक्त जाहिन को ऐसा लगा था कि जिन्वू के हाथ में कोई धारदार हथियार था और इसके बाद जाहिन का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद वो सच का पता करने गेट के अंदर चली जाती है। इधर डंजन के अंदर राक्षस किहुन और उसकी टीम को चारों तरफ से घेर के तरह तरह की बातें करके डरा रहे होते हैं। अबे मच्छरों, तुम्हें पता भी है हमारा बॉस तुम्हें आग की भट्टी में छोड़ देगा। अरे नहीं नहीं, वो इन कीड़ों को जिंदा ही बीच से फाड़ देगा। और उनकी डरावनी बातें सुनकर सारे हंटर से डर के मारे कांपने लगते हैं और किहुन सन बॉस से पूछता है कि उन्हें अंदर क्यों लाया गया है, जिसके बाद उनका बॉस कहता है कि मेरे सिपाही यहाँ बोर हो रहे थे, इसीलिए उन सबका मनोरंजन करने के लिए तुम सबको यहाँ लाया गया है। उसकी ये बातें सुनकर किहुन सन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर बॉस के ऊपर हमला कर देता है। सुनो मेरे साथियों, अब बहुत हुआ, वक्त आ गया है इस कमीने को खत्म करने का, चलो। लेकिन वो देखता है कि उसकी टीम डर कर कोने में खड़ी है और उसके साथ कोई भी नहीं आ रहा, जिसके बाद वो अकेले ही बॉस पर हमला कर देता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उस बॉस के पास जादुई शक्तियां हैं, जिसके बाद वो बॉस दूर से ही उसका गला दबाकर उसे उठा उठा कर पटकता है। तूने मेरे ऊपर हमला करके अच्छा नहीं किया किहून सन, लगता है तू मेरी शक्तियों से बिल्कुल अनजान है। अब तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर जिन्वू किहुन संग को कैच कर लेता है और उसे जमीन पर लेटा कर डंजन के बॉस से लड़ने के लिए परमिशन मांगता है, जिसके बाद किहुन संग उसे लड़ने की परमिशन दे देता है। अरे सर, उस बॉस ने तो आपकी हालत बहुत बुरी कर दी है। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं इस बॉस से लड़कर आप सबकी जान बचा सकता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई, तुम्हें पूरी छूट है, जाओ और इस बॉस को खत्म कर दो, इसने मेरी बैंड बजा दी। फिर जिन्वू को जैसे ही परमिशन मिलती है वो अपनी शैडो आर्मी के साथ मिलकर बीस्ट से लड़ने लगता है, पर जिन्वू के सोल्जर्स ई रैंक के होते हैं, जिसकी वजह से एक बीस्ट को मारने के लिए जिन्वू के 4 सोल्जर्स मर रहे थे। और इस हालत को देखते हुए डंजन का बॉस जिन्वू को पीछे हटने के लिए बोलता है। अबे छोटू, तू अपनी पिद्दी सेना के साथ पीछे हट जा, वरना मेरे सिपाही तेरा बैंड बजा देंगे। लेकिन जिन्वू हार नहीं मानता और वो अपने सोल्जर को वापस से रीअवेक कर देता है, जिसके बाद डंजन का बॉस जिन्वू और उसकी सेना को मारने के लिए उनके ऊपर पत्थरों से हमला कर देता है और डंजन के अंदर चारों तरफ आग लगा देता है। और दूसरी तरफ हंटर्स के मैनेजर जिन्वू को ढूंढते हुए माइनिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो वहां खड़े माइनिंग लेबर्स से जिन्वू के बारे में पूछते हैं। हे सुनो जरा, हंटर जिन्वू संग यही है क्या? मुझे उससे बहुत ही जरूरी काम है। जिसके बाद वो माइनिंग लेबर्स बताते हैं कि जिन्वू सामान कलेक्ट करने के लिए किहुन सन के साथ गेट के अंदर गया है। फिर हंटर्स के मैनेजर जैसे ही उस गेट के पास जाते हैं वैसे ही गेट से एक बहुत ही चमकदार रोशनी उनके मुंह पर आकर लगती है। अरे मेरे प्रावा, ये क्या था? सुनो, तुम दोनों जल्दी से जाकर रैंक मेजर करने वाली मशीन को लेकर आओ। मुझे लगता है कि स्ट्राइक टीम की जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। जिसके बाद हंटर्स के मैनेजर पास खड़े सोल्जर से गेट की रैंक मेजर करने वाली मशीन को मंगाते हैं। फिर वो सोल्जर्स मशीन से गेट की रीडिंग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि
पहले वो गेट ए रैंक का था और अब उसकी रीडिंग एस रैंक की तरफ जा रही है। जिसके बाद हंटर्स के मैनेजर गिल्ड मास्टर कमांडर जो से मदद मांगते हैं। सुनो मिस, मुझे पता चला है कि उस गेट की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा वरना अपनी टीम तो गई काम से। और उधर डंजन के अंदर किहून के हंटर्स लड़ाई को बेबस होकर देख रहे होते हैं। फिर वो जिन्वू की हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं। हे दोस्तों, हमें भी जिन्वू संघ की मदद करनी चाहिए, तो चलो इन पर हमला करो। लेकिन वो बॉस दूर से ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उनका गला दबा देता है और फिर वो जिन्वू के ऊपर पॉइजन और कर्स से हमला करता है। लेकिन जिन्वू का सिस्टम उसे पॉइजन और कर्स से बचा लेता है। फिर जिन्वू अपनी पावर का यूज करके बॉस पे हमला करता है और उसका मुखौटा तोड़ देता है। इतने में वहाँ पर जाहीन और हंटर्स एसोसिएशन के मैनेजर आ जाते हैं और वो जिन्वू को लड़ते हुए देख लेते हैं। बहुत सही मेरे शेर, उस कमीने को जिंदा मत छोड़ना, उसे जान से मार दो। फिर जिन्वू उस बॉस को जंजीर से लपेट देता है और उसे जमीन पर गिरा कर मार देता है। जिसके बाद वो उस बॉस को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। चल बे मच्छर, अब तेरा खेल खत्म, अराइज। लेकिन हंटर्स के मैनेजर और बाकी सारे हंटर्स उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और अब जिन्वू की पावर सबके सामने आ चुकी थी। बहुत सही जिन्वू संघ, तुमने तो बॉस को उसकी औकात दिखा दी। मैं तुमसे इम्प्रेस हुई। फिर हम देखते हैं कि कमांडर जोए किहून संग से पूछ रहा होता है कि उस गेट के अंदर क्या क्या हुआ। जिसके बाद किहून संग बताता है कि जिन्वू के पास शैडो एक्सट्रैक्शन पावर है जिससे वो किसी भी मरे हुए बीस्ट की आत्मा को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और तो और जिन्वू के एक बार बुलाने पे हजारों सैनिक आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हंटर्स के मैनेजर डंजन के अंदर हुई सारी बातों को चेयरमैन गो से बता देते हैं। जिसके बाद चेयरमैन गो जिन्वू की रैंक रीअसेस करने के लिए उसे रैंक रीअसेसमेंट बिल्डिंग बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू पूरी तैयारी करके रैंक रीअसेसमेंट बिल्डिंग आ जाता है। चेयरमैन गो, देखो मैं आ गया। अब जल्दी से रैंक रीअसेसमेंट प्रोसेस शुरू करिए। मैं अपनी रैंक जानने के लिए बहुत उतावला हूँ। बिल्कुल जिन्वू संघ, मैं भी तुम्हारी रैंक जानने के लिए बहुत उतावला हूँ, आओ मेरे साथ। फिर वो जिन्वू की रैंक रीअसेस करने के लिए उसे खाली कमरे में ले जाते हैं और चेयरमैन गो जिन्वू से बोलते हैं कि उसे जितनी भी स्किल्स आती हैं उनका प्रदर्शन करे। फिर जिन्वू अपनी सारी स्किल्स उन्हें दिखाता है। अरे मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, पर मैं बुलावे का जादू जानता हूँ जिससे मेरे एक इशारे पर हजारों सैनिक आ जाते हैं। जिन्वू की ये स्किल्स देखने के बाद चेयरमैन गो और रैंक रीअसेसमेंट मैनेजर उसे एस रैंक हंटर डिक्लेयर कर देते हैं। बधाई हो हंटर संघ, अब तुम ऑफिशियली देश के 10वें एस रैंक हंटर बन चुके हो। मुझे उम्मीद है तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करोगे। फिर जिन्वू रैंक रीअसेसमेंट बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है। लेकिन रास्ते में कमांडर जोय और यूरो जिन्वू से बात करने के लिए खड़े होते हैं। अरे मेरे भाई जिन्वू संघ, बधाई हो, तुम अब 10वें एस रैंक हंटर बन चुके हो। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? लेकिन जिन्वू उन्हें बात करने से मना कर देता है और इसी के साथ कमांडर जोय का दूसरी बार पोपट हो जाता है। अबे यार, इसने तो फिर से पोपट कर दिया। फिर जिन्वू बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है और तभी वहाँ न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं और जिन्वू 10वां एस रैंक हंटर बन चुका है वो ऐसी न्यूज को लाइव कर देते हैं। जिसके बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अरे देखो देखो, हमारा जिन्वू देश का 10वां एस रैंक हंटर बन गया है, कितनी कमाल की बात है। फिर जिन्वू हंटर्स ऑक्शन बिल्डिंग कुछ हाई लेवल गियर्स खरीदने के लिए जाता है जहां पर जाकर वो एक गर्मी से बचने वाला सूट और खंजर खरीदता है क्योंकि जिन्वू को डंजन के 7वें फ्लोर पर जाके एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल करना है। जिसकी वजह से वो सूट और खंजर खरीदता है। बहुत बढ़िया, अब मैं उस डंजन के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर हम जीना को देखते हैं जो मीडिया वालों से परेशान होकर घर में छिपी होती है क्योंकि जब से जिन्वू देश का 10वां एस रैंक हंटर बना है तब से मीडिया वाले उसके घर के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। फिर इतने में वहाँ पर जिन्वू आ जाता है जिसके बाद जीना उस पर चिल्लाने लगती है। ओए जिन्वू सुनो, जब से तुम देश के 10वें एस रैंक हंटर बने हो तब से ये मीडिया वाले घर के आसपास घूम रहे हैं, इनका कुछ करो। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू जीना को सेफ रखने के लिए 3 शैडो गार्ड्स को घर पर रख देता है। फिर इसके बाद जिन्वू उस डंजन के 7वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद उसे टास्क स्क्रीन में बताया जाता है कि जिन्वू को डीमन सोल स्टोन को मारकर उसकी आत्मा को कैद करना होगा। जिसके बाद जिन्वू डंजन में आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मिलता है। जिसके बाद जिन्वू टस्क को निकाल कर उसे स्पेयर ऑफ एवरेस्ट दे देता है। फिर टस्क स्पेयर ऑफ एवरेस्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर जिन्वू डंजन में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपनी शैडो आर्मी को 6 टीम्स में डिवाइड कर देता है और वो बिल्डिंग के ऊपर आराम कर रहा होता है। इतने में उसे पता चलता है कि उसकी टीम से मारी जा रही है। फिर जिन्वू वहाँ पर पहुँच जाता है। चलो बढ़िया है, मैं टाइम पर आ गया, वरना मेरी टीम मारी जाती। और वो देखता है कि वहाँ पर 3 मॉन्स्टर्स मिलकर जिन्वू की शैडो
आर्मी को मार रहे होते हैं, जिसके बाद जिन्वो उनमें से 2 मॉन्स्टर्स को मार देता है और बचा हुआ आखिरी मॉन्स्टर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारना, मेरी फैमिली घर पर मेरा इंतजार कर रही है। और उसकी ये बात सुनकर जिन्वो उसे छोड़कर जा रहा होता है। इतने में वो लड़की पीछे से जिन्वो पर हमला कर देती है। तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन टस्क अपनी मैजिकल पावर का यूज करके जिन्वो के आगे शील्ड लगाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो लड़की जिन्वो से एक बार फिर अपनी जान की भीख मांगती है और इस बार जिन्वो उसे जिंदा छोड़ने के बदले एक डील करता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि अगले फ्लोर का परमिट कहाँ मिलेगा? वो परमिट मेरी फैमिली के पास है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। फिर जिन्वो उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने सिस्टम को समझने के लिए उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे कानों में इंसानों को मारने के लिए कोई आवाज सुनाई देती है क्या? जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमें आवाज तो आती है, पर उसमें इंसानों को मारने के लिए नहीं बोला जाता। उसमें तो जिस जगह पर हो उसकी रक्षा करो ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? जब से तुम यहाँ आई हो तब से? तो इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? वो डीमन लड़की जिन्वो को उसका रियल घर बताने वाली होती है। इतने में उस डंजन का लीडर उसके माइंड को हैक कर लेता है। हम इतने दिनों से एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे थे जिससे हम सब मिलकर नहीं जीत सकते। फिर ये बताकर वो लड़की बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ हम एक आइलैंड को देखते हैं जो जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर होता है और उस पूरे आइलैंड पर एक रेड आंट बहुत ही खतरनाक तबाही मचा देती है, जिसके बाद ये खबर हंटर्स के मैनेजर और चेयरमैन गो तक जाती है और वो अपनी टीम के साथ उसी हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप सब ये तस्वीरें देखिए, ये जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर एक आइलैंड की है जहाँ पर एक अकेली रेडांट ने तबाही ला दी और हमने वहाँ पर 108 हंटर्स तैनात किए थे, जिसमें से 4 हंटर्स मारे गए हैं। वो तो शुक्र है कि हमने समय पर वहाँ एक ए रैंक हंटर भेज दिया, जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। चेयरमैन गो, हमें इस मुसीबत से लड़ने के लिए कुछ करना होगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैनेजर। हालत को देखते हुए मैं जेजू आइलैंड पर चौथी बार रेड करने का ऐलान करता हूँ। हम ये मिशन जापान के साथ मिलकर करेंगे। मैनेजर, आप जापान में तुरंत कांटेक्ट करिए, अब ये आर पार की लड़ाई है। दूसरी तरफ डंजन के अंदर जिन्वो चलते चलते उस लड़की के परिवार के पास पहुंच जाता है। फिर उस कासल का किंग जिन्वो को देखने के बाद उस लड़की को डांटने लगता है। क्या तुम पागल हो गई हो जो इसे यहाँ लेकर आई हो? शायद तुमने इसे पहचाना नहीं। ये बहुत ही ताकतवर है, एक ही झटके में हमें बंदी बना सकता है। अरे नहीं नहीं, मैंने इसके साथ डील करी है, ये हमें कुछ नहीं करेगा, पर बदले में हमें इसे अगले फ्लोर का परमिट देना होगा। ये बात सुनने के बाद किंग उसे परमिट दे देता है। फिर जिन्वो उस लड़की के साथ डंजन में आगे बढ़ता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ बीस्ट्स मिलते हैं और वो हर फ्लोर के साथ ताकतवर होते जा रहे थे। जिसके बाद देखते ही देखते जिन्वो 97th फ्लोर पर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ कमांडर जोए ऑफिस में बैठकर जाहिन से जेजू आइलैंड पे रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा हंटर जाहिन, हमें जेजू आइलैंड पर चौथी रेड के लिए बुलाया गया है और ये रेड हम देश के तमाम एस रैंक हंटर के साथ मिलकर करेंगे, जिसमें प्रेसिडेंट यूरो भी शामिल होंगे और हम ये ज्वाइंट ऑपरेशन जापान के साथ मिलकर करेंगे और इस मिशन की प्लानिंग के लिए जापान के सबसे बड़े हंटर्स यहाँ आने वाले हैं। और दूसरी तरफ जिन्वो डंजन के अंदर उस लड़की के साथ 7वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद डीमन बरन मोनाक उन्हें अपना ऑरा दिखाकर डराने की कोशिश करता है। क्या ही जबरदस्त ऑरा है इसका, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? मुझे तो उसकी आंखों में उतरा खून साफ दिख रहा है, संजीवू उसके सामने कैसे टिकेंगे? फिर डीमन मोनाक वहां पर बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है, जिससे हजारों डीमंस वहां पर आ जाते हैं और जिन्वो के साथ उस लड़की को घेर लेते हैं। जिसके बाद जिन्वो भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर बुला लेता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें टस्क स्पेयर ऑफ एवरेस्ट का यूज करके हजारों डीमंस को जला देता है और इस हालत को देखते हुए डीमन मोनाक उन पर बिजली गिरा देता है, जिसमें वो डीमन लड़की बीच में फंस जाती है। हाँ संजीवू, मुझे बचाओ। लेकिन जिन्वो बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर जिन्वो अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके डीमन मोनाक पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन मोनाक अपनी तलवार से उस हमले को रोक लेता है
और जिन्वू को दूर उठाकर फेंक देता है। फिर वो जिन्वू पर बिजली से हमला करता है, पर जिन्वू उस हमले से बचते हुए टस्क को उसे मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद टस्क डीमन सोल्स्टो की गर्दन काट देता है। फिर डीमन मोनाक सोल्स्टो के साथ नीचे गिर जाता है। आखिरकार तुम जमीन पर आ ही गए, अब बराबर की टक्कर होगी। ये तो अच्छी बात है किले, अब मैं तुझे अच्छे से मसल पाऊंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान की सबसे बड़ी गिल्ड के हंटर्स यहाँ आकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें जापान के सबसे ताकतवर हंटर यूजी कोटो भी अपनी इंटरप्रेटर के साथ आए होते हैं। हेलो, मैं हूँ मिस्टर यूजी कोटो की इंटरप्रेटर। हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। फिर वो इंटरप्रेटर रेड आर्म्स की रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, जिसमें वो बताती है कि ये चींटियां पैदा होने के 1 साल तक जिंदा रह सकती हैं और ये हमेशा ऐसे लोगों पर हमला करती हैं जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। और वो ये भी बताती है कि अगर हमें इन चींटियों की रानी को मार दे तो ये चींटियां सिर्फ 1 साल तक जिंदा रहेंगी, जिसके बाद चेयरमैन गो इस रेड के लिए मान जाते हैं। ठीक है, हम आपके प्लान के हिसाब से ही जेजो आइलैंड पर हमला करेंगे। और दूसरी तरफ डंजन के अंदर उन डीमन से लड़ते लड़ते जिन्वो की पावर खत्म होती जा रही थी, जिसके बाद जिन्वो डीमन मोनाक को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन मोनाक उस हमले से बच जाता है और वो जिन्वो को पकड़कर उसे मारने वाला होता है। इतने में टस्क उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। फिर जिन्वो उससे छूट जाता है और उसकी माना खत्म हो जाती है। मेरी माना भी खत्म हो गई, अब मुझे इसे ऐसे ही हराना होगा। फिर जिन्वो उस पर हमला करता है और डीमन मोनाक भी जिन्वो पर हमला करता है, जिसके बाद जिन्वो के हाथों से खंजर छूट जाता है और डीमन मोनाक जिन्वो को मारने वाला होता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले को रोक लेता है, जिसके बाद वो डीमन लड़की चाकू फेंक कर डीमन मोनाक का ध्यान भटका देती है और इसी बात का फायदा उठाकर जिन्वो उसके दोनों हाथों को और गर्दन को उखाड़ कर उसे मार देता है और डीमन की आत्माओं को कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो उस डीमन लड़की के पापा को डंजन का किंग बना देता है। जिन्वू संग, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ और अपने पापा से कह दो, आज से रातिरू परिवार यहाँ का मालिक है। फिर हम कहानी में आगे देखते हैं कि जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाता है और तभी पीछे से आयन डीमन सोल्स्टो की बॉडी को उठा कर लाता है, जिसके बाद जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। अराइज। फिर वो जिन्वू की शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है और जिन्वू उसका नाम काइसल रख देता है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए मैं तुम्हें काइसल नाम देता हूँ। और इसके बाद उसे एक शैडो एक्सचेंज पावर मिल जाती है, जिसका यूज करके वो अपनी शैडो आर्मी के किसी भी सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता है और इसके बाद वो शैडो एक्सचेंज पावर का यूज करके डंजन से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ चेयरमैन गो और हंटर्स के मैनेजर यूजी कोटो के द्वारा बनाए गए जेजू आइलैंड पे रेड करने के प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पहले तो हंटर्स का एक ग्रुप चींटियों का ध्यान खींचेगा और दूसरा ग्रुप उनके छट्टे में रुकावट पैदा करेगा और इसी बीच हंटर्स की एक टीम उनकी कॉलोनी में जाकर उनकी रानी चींटी को मार देगी। और दूसरी तरफ जिन्वू अपनी बीमार माँ के पास बैठकर बचपन में हुए हादसे को याद कर रहा होता है कि कैसे उससे खौलता हुआ पानी अपनी माँ के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन्हें इटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। और फिर जिन्वू एलिक्सर ऑफ लाइफ को निकाल कर अपनी माँ को पिला देता है, जिसके बाद उनके घाव का निशान तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आती। मॉम प्लीज उठ जाइए, मॉम प्लीज उठ जाइए, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद जिन्वू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसकी माँ उठकर बैठी होती है। जिन्वू, ये तुम हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं ही हूँ। जिसके बाद जिन्वू रोने लगता है और उसे देखकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर ये खबर जीना को मिलती है, जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल में आती है और वो जैसे ही अपनी माँ को देखती है उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। माँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आप कहीं मत जाइएगा। हाँ मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो दोनों अपनी माँ के साथ घर पर आ जाते हैं और घर पर जीना ने 1 हफ्ते से बर्तन और कपड़े नहीं धुले थे। जीना, ये तुमने घर की क्या हालत बना रखी है? तुम्हें ये सब साफ करना चाहिए था। हाँ हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं बच्चों, हम सब मिलकर इसे साफ कर लेंगे। फिर वो सब मिलकर घर को साफ करने लगते हैं और तभी जिन्वो के पास हंटर्स के मैनेजर का फोन आता है और वो उसको चेयरमैन गो से मिलने के लिए बुलाते हैं। और दूसरी तरफ चेयरमैन गो मीडिया वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजू आइलैंड पर रेड के बारे में बता रहे होते हैं। आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा कि जेजू आइलैंड से चींटियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए हम जेजू आइलैंड पर तमाम एस-रैंक हंटर्स के साथ मिलकर रेड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू चेयरमैन गो के ऑफिस आ जाता है। हंटर संग, तुम्हें तो पता ही होगा उन चींटियों ने कितनी
इतनी तबाही मचा रखी है और उन्हें खत्म करने के लिए हम जेजू आइलैंड पर चौथी रेड करने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस रेड का हिस्सा बनो। जिन्वू रेड में जाना चाहिए या नहीं ऐसा सोच रहा होता है, तभी उसे मैजिक वेवलेंथ फील होती है। कमाल की बात है हंटर संग, तुमने इतनी दूर से मैजिकल वेवलेंथ को भाप लिया। हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ चलकर उन्हें देख सकते हैं। फिर जिन्वू वहां जाने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट यूरो और हंटर्स डोंग उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, जिसमें डोंग प्रेसिडेंट यूरो को गिरा देता है। तुम्हें अपनी पैरों की मसल को और मजबूत करना चाहिए प्रेसिडेंट यूरो। भूलो मत, मैं ज्यादातर ऑफिस में ही रहता हूँ, अब देखो इसे। और जिन्वू चेयरमैन गो के साथ खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। मुझे प्रेसिडेंट यूरो मुसीबत में लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिस में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेरे प्रावा उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। फिर इतने में वहां पर कुछ जैपनीज हंटर्स आ जाते हैं, जिसमें यूजी कोटो भी होता है और वो जिन्वू को देखते ही उसकी ताकत को भाप लेता है। फिर वो प्रेसिडेंट यूरो और डोंग की फाइट देखने लगते हैं, जिसके बाद यूजी कोटो की इंटरप्रेटर डोंग का मजाक उड़ाने लगती है। अगर ये इनके सबसे ताकतवर हंटर्स है तो इनके लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। और तभी हंटर डोंग का गिल्ड मास्टर अपने मैनेजर के साथ वहां पर आ जाता है। ए इंटरप्रेटर, तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, हम किसी से नहीं डरते। और इसके बाद मिस्टर यूजी कोटो कहता है कि चलो हम अपने अपने हंटर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और सब उसकी इस बात के लिए मान जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी ये मुकाबला देखकर अच्छा लगेगा। फिर प्रेसिडेंट यूरो लड़ने के लिए नियम बताते हैं। सुनो सब, अगर किसी हंटर की कलाई पकड़ी गई तो वो हारा हुआ माना जाएगा। और फिर वो हंटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें चेयरमैन गो की टीम में प्रेसिडेंट यूरो, हंटर जाहिन, डोंग और हंटर ली होते हैं। और यूजी कोटो की टीम से दमाता, चुमामोतो, मसीनो और तनाता लड़ने के लिए आते हैं। फिर डोंग लड़ने के लिए अपने जाइंट रूप में आ जाता है। क्यों दोस्तों, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, चलो हो जाए मुकाबला, देखते हैं तो कितना ताकतवर है। अबे तो दूर क्यों खड़ा है, आना फिर। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जम के मुक्के बरसाते हैं, और उधर हंटर ली और कुर्सीनो की भी फाइट चल रही होती है। बच गया प्रावा, वरना तेरे एल लग जाते। अब इससे बचकर दिखा। कुर्सीनो मेरे दोस्त, कुछ तो फुर्ती दिखा, पटक दे इसे। अबे तू अपने पीछे देख, बच गया, ये तो चीटिंग है बे। कमांडर जोए उनकी भयानक फाइट देखकर सोचता है कि कहीं ये जिम्नेजियम न टूट जाए। चेयरमैन गो, इन्हें लड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है कहीं आपको जिम्नेजियम की मरम्मत न करानी पड़ जाए। आज सच का पता चल ही जाएगा, ये बिल्डिंग वाकई में मजबूत है या नहीं। उधर फाइट में प्रेसिडेंट यूरो कोमामोतो के पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं। रुक जा कायर, भाग कहाँ रहा है, मुझसे लड़ने का नतीजा तो भुगत ले। फाइट में दूसरी तरफ दमाता हंटर डोंग को जमीन पर पटक कर हरा देता है। क्यों बे मोटू, निकल गई ना सारी हेकड़ी? हाँ यार, तू सच में ताकतवर है, मैं पहली बार हारा हूँ किसी से। और उधर कुसीनो भी हंटर ली को हरा देता है। अब चेयरमैन गो की टीम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक जाहिन जो कि लड़ रही होती है, और दूसरे यूरो जिन्हें कुर्सीनो और दमाता दोनों से लड़ना है। चलो प्रेसिडेंट यूरो, हमें भी अपनी मर्दानगी दिखाओ। और जाहिन अपने अपोनेंट को हरा देती है। मैंने इसे तो हरा दिया, अब मुझे प्रेसिडेंट यूरो की मदद करनी होगी। तभी पीछे से कोमामोतो जाहिन पर अटैक करता है, और जल्दीबाजी में जाहिन उसके मुंह पर हमला कर देती है, जिससे कोमामोतो को गुस्सा आ जाता है। अब तू नहीं बचेगी लड़की, तूने ये अच्छा नहीं किया। फिर वो जाहिन पर कॉन्टिन्यूअसली अटैक पर अटैक करने लगता है, और जैसे ही वो अपना फाइनल मूव करने चलता है, वैसे ही जिन्वू बीच में आकर उसे रोक लेता है। वैसे तो मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तू बच्चा किसे बोल रहा है बे? ऐसा कह के कोमामोतो जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसे जमीन पर पटक देता है। जाहिन, प्रेसिडेंट यूरो बाहर हो चुके हैं, तो क्या तुम अपनी हार मानती हो? हाँ जिन्वू, मैं हार मानती हूँ। उधर यूजी कोटो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। मुझे तो बताया गया था ये बच्चा जादूगर है, इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता। सुनो इंटरप्रेटर, इससे जाकर पूछो क्या ये मुझसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। जी सर, अभी पूछ कर आती हूँ। इसके बाद वो जिन्वू से जाकर पूछती है, और जिन्वू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यूजी सर, हंटर संग आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है, आप लड़
लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये हारने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला है। ऐसा कह के यूजी कोटो जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू भी उस हमले से बच जाता है। तू तो लड़ने के लिए कुछ ज्यादा उतावला है, चल आजा। ये बात सुनकर यूजी कोटो को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू पर अटैक शुरू कर देता है। जिन्वू भी उन अटैक से बचता जा रहा था। मानना पड़ेगा दोस्त, इस बच्चे में तो वाकई बहुत फुर्ती है। उधर फाइट में जिन्वू यूजी कोटो के हर हमले से बचता जा रहा था, जिसके बाद यूजी कोटो गुस्से में आकर जिन्वू के चेहरे पर कट लगा के फाइनल अटैक करता है। ये मेरी कलाई भी पकड़ सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती थी, पता है ना। मैं तेरी कलाई भी पकड़ सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता तू ऐसा चाहता है। ऐसा कहकर दोनों एक एक कदम पीछे आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपना पूरा ऑरा दिखाकर लड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बेग और हंटर जाहिन बीच में आकर उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ हंटर संग, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ए इंटरप्रेटर, कोटो से कहो लड़ाई रोक दे। इसके बाद वो लड़ाई वहीं पर रुक जाती है और जिन्वू पावरफुल हंटर्स की शैडो में अपने शैडो गार्ड्स को छुपा देता है। फिर जिन्वू चेयरमैन गो से मिलकर बताता है कि वो जेजू आइलैंड पर रेड के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी माँ पूरे 4 साल बाद होश में आई है। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड पर रेड आंट्स अपने ही साथियों को खा रही होती हैं और वहाँ पर रानी चींटी भी होती है, जो अपने अंडे से द आंट किंग बेरू के बाहर आने का वेट कर रही होती है। मेरा बच्चा इस साम्राज्य को एक नई उपलब्धि पर ले जाएगा। फिर उस अंडे से बेरू का जन्म होता है। अब अगले दिन सुबह होते ही हंटर्स जेजू आइलैंड पर रेड के लिए जा रहे होते हैं। अल्फा 2 रिपोर्टिंग, हम जेजू आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। ओवर। रॉजर। अल्फा 3, हमें जेजू आइलैंड पर पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। और आइलैंड पर यूजी कोटो भी अपनी टीम्स के साथ तैनात हो जाता है। मैं हूँ अल्फा, लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। सब हंटर्स अपनी हाजिरी दें। मैं हूँ चार्ली, पूरी तरह तैयार। मैं हूँ ब्रावो, पूरी तरह तैयार। मैं हूँ डेल्टा, पूरी तरह तैयार। चेयरमैन गो, हमारी स्ट्राइक टीम्स तैयार हैं, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। तो फिर ठीक है, जेजू आइलैंड पर चौथी रेड शुरू करो। फिर मिशन स्टार्ट हो जाता है और आइलैंड से निकल के चींटियां सीधा कमांडर जोय की स्ट्राइक टीम पे हमला कर देती हैं। वो चींटियां तो हमारी तरफ आ रही हैं, हमें कुछ करना होगा। तुम बस पीछे का गेट खोलो, मैं इन्हें देख लूंगा। फिर कमांडर जोय चींटियों पर आग से हमला करता है और आइलैंड पर आग लगा देता है। फिर वो अपनी स्ट्राइक टीम के साथ आइलैंड पर लैंड हो जाता है। सुनो, हमारी टीम आइलैंड लैंड हो चुकी है। धान भटकाने वाली मशीन शुरू करो ताकि वो चींटियां अपनी रानी की आवाज न सुन सके। जी सर, मैंने सिग्नल स्टार्ट कर दिया है। और आइलैंड पर कमांडर जोय अपनी स्ट्राइक टीम के साथ चींटियों की कॉलोनी में दाखिल हो जाता है। फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज करके चींटी की कमरे का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो अंदर जाते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ गार्ड्स मिलते हैं, जिन्हें वो सब आसानी से मार देते हैं। फिर जहाँ पर बेरू ने जन्म लिया था वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उधर टीम चार्ली से दमाता चींटियों से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है और वो अपनी टीम के हीलर के पास अपने आप को हील कराने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आंट किंग आ जाता है और हीलर की गर्दन काट देता है। संभल कर, यहाँ पर कोई तो अदृश्य चीज है। ऐसा कह के दमाता आंट किंग पर हमला करता है, लेकिन आंट किंग पलक झपकते ही उसकी भी गर्दन उड़ा देता है। ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, दमाता मारा गया। तेरी तो मैं। फिर फुजीसिवा आंट किंग के पीछे उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन आंट किंग उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ कमांडर जोय की स्ट्राइक टीम चींटियों की कॉलोनी में कुछ व्हाइट आंट से लड़ रही होती है और वहां पर हर एक व्हाइट आंट एक एस रैंक हंटर के बराबर पावरफुल होती है। तुम चींटियां झुंड बनाकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीतेंगे तो हम ही। जाहिन, हमला करो। हाँ ठीक है, अभी आई। ऐसा कहकर जाहिन उस चींटी पर हमला करती है और उसे बीच से काट देती है। हमने जितना सोचा था ये चींटियां तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली। तुमने सही कहा हंटर चा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आगे हमें और भी पावरफुल चींटियों से लड़ना होगा और हमारे पास वक्त भी कम है। पर प्रेसिडेंट यूरो, आपके पास तो दूर तक देखने वाली शक्तियां हैं ना, तो क्यों ना आप ही देखकर बता दीजिए कि रानी चींटी कहाँ है। इसके बाद प्रेसिडेंट यूरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रानी चींटी के चैम्बर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे रानी मिल गई, वो अपने गार्ड्स के साथ आगे के चैम्बर में छुपी हुई है। तो देर किस बात की, चलो उसे मिलकर खत्म करें। नहीं, एक
समस्या है, उसकी हिफाजत बहुत ही पावरफुल गार्ड्स कर रहे हैं। वहाँ हर एक गार्ड एक एस रैंक हंटर के बराबर है। हमें बहुत ही सावधानी से लड़ना होगा। तो तुम सब तैयार हो ना? हाँ, तैयार हैं। फिर सब रानी चीटी को मारने के लिए चल पड़ते हैं और दूसरी तरफ टीम डेल्टा के मेंबर्स टीम चार्ली को ढूंढते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं। कमाल की बात है, यहाँ तो कोई नहीं है। हे, तुम्हें कोई मिला क्या? नहीं, पर यहाँ पर फुजीसिवा का चश्मा पड़ा है। फिर वहाँ पर आंट किंग आ जाता है। हे, ये इतनी गंदी बदबू मुझे आज तक नहीं महसूस हुई। फिर टीम डेल्टा का एक मेंबर आंट किंग को भाप लेता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आइस वॉल्स बना देता है, लेकिन आंट किंग उन आइस वॉल्स को तोड़कर उन्हें भी मार देता है। दूसरी तरफ कमांडर जोय की स्ट्राइक टीम रानी चीटी के पास पहुंच जाती है और वहां पर सैकड़ों गार्ड्स रानी चीटी की प्रोटेक्शन में लगे होते हैं। इन गार्ड से तो लड़ने के लिए मेरी शील्ड ही काफी है, तुम सब मेरे पीछे रहकर लड़ना। ऐसा कहकर डोंग अपने जाइंट रूप में आ जाता है और कमांडर जोय गार्ड पर हमला शुरू कर देते हैं। आज मैं इन चीटियों से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सबको मसल के रख दूंगा। बिल्कुल सही, मैं भी आज अपने आप को नहीं रोकूंगा। ऐसा कह के प्रेसिडेंट यूरो अपने पूरे ऑरे के साथ मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और चीटियों को मारना शुरू कर देते हैं। हे सुनो, उनके थोड़ा और पास जाओ, ब्रॉडकास्ट क्लियरली दिखना चाहिए। हाँ, बस यही रुक जाओ, ब्रॉडकास्ट क्लियर है। फिर वो फाइट को पूरे शहर में लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो देशों के एस रैंक हंटर मिलकर रानी चीटी के पास पहुंच चुके हैं। अब देखना ये है क्या ये हंटर्स रानी को मार पाएंगे। दूसरी तरफ स्ट्राइक टीम रानी चीटी के गार्ड से बराबर लड़ रही होती है और कमांडर जोय भी उन चीटियों को आग से बराबर जला रहे होते हैं और हंटर चा भी अपनी तलवार का जोर दिखाकर सारी चीटियों को काट रही होती है। फिर वो देखते ही देखते सारे गार्ड्स को मार देते हैं और अब आखिर में उन्हें रानी चीटी से लड़ना होता है। चलो साहब, रानी पर हमला शुरू करो। ठीक है, इससे बचकर दिखा रानी। ऐसा कह के ली तीर से रानी की पीठ पर हमला कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर रानी अपने वेनम से उन पर हमला कर देती है और स्ट्राइक टीम पर वेनम का असर होने लगता है। डरो मत साथियों, लड़ते रहो, मैं तुम्हें पीछे से हील करता रहूंगा। फिर वेनम स्ट्राइक टीम को हील कर देता है और उनके ऊपर से जहर का असर खत्म हो जाता है और रानी चीटी वेनम को टारगेट बनाकर उसे मारने जा रही होती है, लेकिन डोंग बीच में आकर उसे रोक लेता है और कमांडर जोय अपनी आग से उस पर हमला कर देता है। ऐसे तेज चिल्लाकर रानी चीटी द आंट किंग को आवाज लगा देती है और कमांडर जोय की स्ट्राइक टीम इस बात से बिल्कुल अनजान होती है। फिर रानी चीटी वहां से भागने लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट यूरो और डोंग उसे पकड़ लेते हैं। हंटर चा, हमला करो। ठीक है, अब तू नहीं बचेगी रानी, तेरा खेल खत्म। ऐसा कहकर जाहीन रानी चीटी के पैरों पर तलवार से हमला करके उन्हें काट देती है और फिर हवा में उड़कर उसकी गर्दन को भी काट देती है। ये हमने कर दिखाया, आखिरकार रानी मारी ही गई। फिर अचानक से पूरी कॉलोनी में सन्नाटा छा जाता है और एंट्री होती है द आंट किंग की। उसका ऑरा देखकर सारे हंटर से घबरा जाते हैं, लेकिन द आंट किंग सबको इग्नोर करके अपनी माँ के पास जाता है। वो उन्हें मरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। तुम सब नहीं बचोगे। ऐसा कहकर वो पलक झपकते ही जाहीन के पीछे पहुंचकर उसे एक बहुत ही जोर का पंच मारता है। हंटर चा, कमीने, तूने ये अच्छा नहीं किया, अब तू नहीं बचेगा। फिर ऐसा कहकर डोंग द आंट किंग पर हमला करता है, लेकिन द आंट किंग उसके दोनों हाथों को एक ही सेकंड में काट देता है और कमांडर जोय को भी घायल कर देता है, लेकिन व्योम इनविजिबल होकर सारी स्ट्राइक टीम को हील कर रहा होता है। इधर देख कीड़े, अब मेरे हमले से बचकर दिखा। ऐसा कहकर डोंग उस पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन द आंट किंग हर अटैक से बचता जा रहा था। इसके बाद वो डोंग के पैरों को पकड़कर उसे उठा उठा कर पटकता है और इसके बाद वो व्योम को भी देख लेता है, जिसके बाद वो उसके पेट के आर पर अपना हाथ घुसा देता है। यूरो मेरे दोस्त, भागो यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कीड़े। ऐसा कहकर प्रेसिडेंट यूरो आंट किंग पर हमला करते हैं, लेकिन आंट किंग पलक झपकते ही उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तुमने हमारी रानी को मारकर अच्छा नहीं किया। कौन है तुम्हारा किंग? इतने में आंट किंग यूजी कोटो के ऑरे को फील करता है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ यूजी कोटो अपनी टीम के साथ टीम चार्ली और टीम डेल्टा को ढूंढ रहा होता है। टीम ब्रावो, क्या तुम्हारा टीम चार्ली और टीम डेल्टा से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनके सिग्नल नहीं आ रहे। फिर वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर आंट किंग ने टीम चार्ली और डेल्टा को मारा था। हेलो टीम अल्फा रिपोर्टिंग, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। वो इन्फॉर्मेशन को टीम में आगे पास करने जा
रहा होता है, लेकिन इतने में आंट किंग उन पर हमला कर देता है और यूजी कोटो अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक लेता है और पलक झपकते ही आंट किंग इर्सिता की गर्दन काट देता है। ऐसा नहीं हो सकता इर्सिता। सुनो, तुम टीम ब्रावो के साथ समुद्र के किनारे जाकर फेज 2 की तैयारी करो। तुम यहाँ रुककर इसका कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ताकतवर है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर आंट किंग यूजी कोटो के सामने आ जाता है और यूजी कोटो उसके ऑरे को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। क्या तुम ही हो इंसानों के किंग? हाँ, मैं ही हूँ इनका किंग। बता क्या करेगा तू? यूजी कोटो इतनी ही बात कह पाता है, इतने में आंट किंग उसकी गर्दन काट देता है और दूसरी तरफ कॉलोनी में चींटियां स्ट्राइक टीम के ऊपर झुंड बनाकर हमला करने वाली होती हैं, लेकिन जिन्वो के शैडो गार्ड्स बाहर निकलकर उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये वही शैडो गार्ड्स होते हैं जिन्हें जिन्वो ने जिम्नेजियम में सबसे पावरफुल हंटर की शैडो में छुपाया था। फिर वो चींटियों को मारने लगते हैं और दूसरी तरफ जिन्वो सिटी में बैठकर ये सब देख रहा होता है। एक्सचेंज। फिर जिन्वो शैडो गार्ड्स के साथ अपनी जगह एक्सचेंज करके रानी के चैम्बर में पहुंच जाता है और वैसे ही लाइव ब्रॉडकास्ट के सिग्नल चले जाते हैं। सर, आइलैंड से हमारा कनेक्शन टूट गया है। ऐसा नहीं हो सकता, कैसे भी करके हमें ब्रॉडकास्ट दोबारा शुरू करना ही होगा। है सुनो, आखिर वहाँ चल क्या रहा है, मुझे जवाब दो। अबे चल जा यार, खराब कैसे हो गया? उधर जिन्वो शैडो आर्मी को चींटियों को मारने का ऑर्डर देता है। फिर शैडो आर्मी चींटियों को खत्म करना शुरू कर देती है। हंटर संग, आखिर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? ये तो नामुमकिन है। सवाल जवाब बाद में है, पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। हंटर डोंग, अपना मुंह खोलिए। उस दवाई को पीते ही मिस्टर डोंग के सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। फिर जिन्वो पूरी स्ट्राइक टीम को दवाई पिला देता है, लेकिन वो दवाई हंटर जाहिनी के जख्मों पर कोई असर नहीं करती। इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खाली करता हूँ, तुम सबको निकलना होगा। लेकिन इतने में चींटियों का झुंड स्ट्राइक टीम पर हमला कर देता है। फिर जिन्वो अपने शैडो गार्ड सोल्जर को बढ़ा देता है। ऐसे वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम लोग जाहिन को लेके यहाँ से निकलो, मेरे शैडो गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे। एक और बात, अब जो तुम देखोगे उसे राज ही रखना। ऐसा कह के जिन्वो उन आर्म्स को शैडो आर्मी में शामिल करने जा रहा था, लेकिन उसे मैजिकल वेवलेंथ फील होती है और तभी सारी चींटियां अपना सिर झुकाकर एक रास्ता बना देती हैं और उस रास्ते से आंट किंग अपने पूरे ऑरे के साथ एंट्री करता है। ये तो वापस आ गया यार, लगता है इसने स्ट्राइक टीम के साथ यूजी कोटो को भी मार दिया। फिर जिन्वो और आंट किंग का आमना सामना होता है। वहाँ कोई किंग नहीं था, क्या तुम हो इनके किंग? मैंने पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। हंटर संघ के लिए इससे लड़ना आसान नहीं होगा, ये बहुत ताकतवर है। और तभी लाइव ब्रॉडकास्ट के सिग्नल आ जाते हैं। सर, आइलैंड से सिग्नल आ गए हैं, तुरंत ही लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करो। अब सब इस लड़के के हाथ में है। हाँ, ये हुई न बात, हंटर संघ पहुंच ही गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तुम आम खाओ, गुटलियां मत गिनो, अब सब हंटर संघ के हाथों में है। दूसरी तरफ आंट किंग जिन्वो को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे जिन्वो का पैर जमीन में धंस जाता है। हंटर संघ को उसके इतना पास नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता हंटर संघ बच पाया होगा। लेकिन उस मुक्के से जिन्वो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जिन्वो रिटाइलिएशन में उसको एक पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि आंट किंग उसको सह नहीं पाता और वो पीछे की साइड झुक जाता है। फिर जिन्वो आंट किंग पर बैक टू बैक पंचेस मारना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं कमजोर पड़ रहा हूँ? इसके बाद जिन्वो आंट किंग को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे आंट किंग गिरते पड़ते खिसकते हुए बहुत दूर तक चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसान है या भगवान? ऐसा कहकर आंट किंग जिन्वो की तरफ दौड़कर उसे पंच मारने के लिए जाता है और जिन्वो उस पंच को डिफेंड कर लेता है। इसके बाद वो आंट किंग को एक जोर का पंच मारता है, लेकिन आंट किंग जिन्वो के चेहरे पर एक खास किस्म का जहर अपनी जबान से लगा देता है। ये इसने मुझे क्या दे दिया? ये समुद्री जीवों के खतरनाक जहर का मिश्रण है, जिसका असर मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है। अब तो हिल नहीं सकता। ऐसा कहकर आंट किंग जिन्वो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो का सिस्टम टाइम पर वेनम डिटेक्ट करके उसे डिटॉक्सिडाइज कर देता है। जिसके बाद जिन्वो आंट किंग के पंच को रोक लेता है और रिटाइलिएशन में उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे आंट किंग उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। जिन्वो को तो उसने खतरनाक जहर दिया था ना, फिर ये ठीक कैसे हो
गया? पता नहीं यार, ये जिन्नू हर कदम पर मुझे हैरत में डाल रहा है। इसके पास एक सीक्रेट हथियार भी है, शायद इसीलिए ये निडर था। हंटर चा का ऑरा भी घटता जा रहा है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। ऐसा कहकर जिन्वो आंट किंग पर अटैक करता है, लेकिन आंट किंग हवा में उड़कर खुद को बचा लेता है। जहर इस पर बेअसर रहा, ताकत में हम बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा कहकर आंट किंग अपने मैक्स डेविल फॉर्म में आ जाता है और जिन्वो भी अपने खंजर को निकाल कर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी फाइट से बहुत ही जोर की आग की लपटें निकल रही होती हैं। ऐसे चिल्लाकर आंट किंग जिन्वो को मारने के लिए आइस वॉल्स बना देता है, लेकिन जिन्वो उन आइस वॉल से बच जाता है। फिर वो दोनों अपना पूरा ऑरा दिखाकर एक दूसरे से लड़ जाते हैं और वहां से बहुत ही जोर की एनर्जी निकलती है। वो दोनों इतनी स्पीड से लड़ रहे होते हैं कि स्ट्राइक टीम को वहां पर सिर्फ रेड एंड ब्लू लाइनें दिखाई दे रही थी। ऐसी रफ्तार तो मैंने आज तक नहीं देखी, ये बहुत तेज है। और उधर जिन्वो आंट किंग पर नॉन स्टॉप पंचेस मार रहा होता है। फिर आंट किंग भी जिन्वो के ऊपर काउंटर अटैक करके उसे मारने वाला होता है। अपग्रेड यूटिलेशन। ऐसा कहकर जिन्वो लाइट की स्पीड से आंट किंग के हाथों और पैरों को काट देता है। ऐसा नहीं हो सकता, रीजनरेशन। ऐसा बोलकर आंट किंग खुद के हाथों और पैरों को रीजनरेट कर लेता है। ये इंसान नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर आंट किंग फाइट से भागने लगता है, लेकिन जिन्वो भी उसका पीछा करता है और उसके हाथों और पैरों को काट कर जमीन पर गिरा देता है। एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ब्रूटल अटैक। ऐसा कहकर जिन्वो भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। फिर टस्क स्पेयर ऑफ एवरेस्ट का यूज करके चींटियों पर आग से अटैक करता है। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि कॉलोनी को चीर कर आग उससे बाहर निकल जाती है। ये नहीं हो सकता, मेरा जन्म राजा बनने के लिए हुआ था, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा कहकर आंट किंग खुद को रीजनरेट करके वहां से भागने लगता है, पर जिन्वो उसे अपनी तरफ खींचकर अपने पैरों में पटक देता है। मुझे यहाँ से भागना होगा, निकलना होगा मुझे। ऐसा कहकर वो एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो अपनी म्यूटिलेशन स्किल का यूज करके उसे लाइट की स्पीड से काट कर मार देता है और वो चींटियां अपने किंग और रानी के मर जाने से बेकाबू होकर कॉलोनी से बाहर भाग जाती हैं। वो चींटियां तो भाग रही हैं, इसका मतलब हम जीत गए। हंटर संग जल्दी यहाँ आओ, शाहीन की हालत बिगड़ रही है। इसका ऑरा तो धीरे धीरे घटता जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर जिन्वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को निकालता है और ये उसकी आखिरी उम्मीद होती है। फिर वो जाहिन को एलिक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है, लेकिन जाहिन पर उसका कोई भी असर नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे खोने ही वाले हैं। जिन्वो अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है, तभी उसे व्योम की शैडो की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि जिन्वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर ले ताकि व्योम हंटर जाहिन को ठीक कर सके। अराइज। फिर जिन्वो ऐसा कहकर उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये कोई आम बुलावे का जादू नहीं हो सकता, एक नॉर्मल इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है। फिर व्योम अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके जाहिन के घावों को ठीक कर देता है। हंटर संग मुझे पता है व्योम की शक्तियां तुम्हारे बहुत काम आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, व्योम को जंग में जाना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कहकर प्रेसिडेंट यूरो जिन्वो से व्योम की शैडो को रिलीज करने की रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये पहले ही सोच लिया था, रिलीज एक्सट्रैक्शन। फिर ऐसा कहकर जिन्वो व्योम की शैडो को रिलीज कर देता है। दूसरी तरफ हंटर्स की डिफेंस टीम चींटियों से लड़ रही होती है, क्योंकि चींटियां अपनी रानी और किंग के मर जाने से बेकाबू होकर शहर में तबाही मचाने की कोशिश कर रही थी। ये चींटियां तो मैदान की तरफ जा रही हैं, हमें इन्हें वहां जाने से रोकना होगा। सब तैयार हो जाओ, नाइट गिल्ड क्या कर सकता है इन्हें दिखा दो। और दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम हंटर जाहिन और बाकी स्ट्राइक टीम को लेने के लिए आइलैंड पर पहुंच जाती है। हे जल्दी करो, वक्त कम है। फिर पूरी स्ट्राइक टीम दौड़कर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। इन चींटियों का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। तुमने सही कहा, हमें कुछ करना होगा। हंटर चा को बचाने के लिए हमें जल्दी उड़ान भरनी होगी। पर हंटर संघ का क्या होगा? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो चींटियों और अंडों को ठिकाने लगा कर ही आएगा, हम चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। हंटर चा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। कॉलोनी के अंदर जिन्वो डीमन मोनाक की तलवार से चींटियों को मार रहा होता है। बरन मोनाक की तलवार इतनी खतरनाक होगी मैंने सोचा नहीं था। इसके
बाद जिन्वू अपनी शैडो आर्मी के साथ मिलकर चींटियों को खत्म करता जाता है, जिससे उसकी लेवल भी अप हो रही थी और चींटियों को मारते मारते वो 100 लेवल पर पहुंच जाता है और इसी के साथ जिन्वू अब शैडो मोनार्च बन जाता है। मानना पड़ेगा, मरने के बाद भी इसके ऑरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। अराइज। ऐसा कहकर वो आंट किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन आंट किंग इतना पावरफुल होता है कि एक्सट्रैक्शन के समय जिन्वो के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उस जगह से वापस आ जाता है। चलो अब इन चींटियों को भी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता हूँ। मेरे किंग। क्या ये तुम्हारी आवाज थी? हाँ मेरे किंग, मुझे नाम दीजिए। तुम्हारा नाम है बेरू। फिर जिन्वू अपने नए सोल्जर बेरू के साथ आइलैंड के टॉप पर आ जाता है। ये चींटियां कुछ ज्यादा ही हैं। ये टोटल 4000 चींटियां हैं। हाँ फिर भी ये तो बहुत ज्यादा है, तुम इनका कुछ कर सकते हो। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है। ऐसा कहकर बेरू लाइट की स्पीड से जाकर उन चींटियों को मारने लगता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के ऊपर कुछ चींटियां झुंड बनाकर हमला कर रही होती हैं। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, हमें कुछ करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, इस हेलीकॉप्टर पर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। इतने में वो चींटियां शील्ड को तोड़कर उन पर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन जिन्वो काइसल के साथ आकर उन्हें बचा लेता है। आखिर में एक बार फिर जिन्वो ने हमारी जान बचाई। इसके बाद सारी चींटियां मारी जाती हैं और पूरे शहर में खुशी का माहौल बन जाता है। हम जीत गए। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ अमेरिकन शिप्स को देखते हैं, जिनकी तरफ कुछ चींटियां बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती हैं। ओए, जाकर जादूगर हंटर से बताओ वो तैयार रहे। नहीं रहने दो, हमारे देश का हीरो ही काफी है। चलो इनकी कब्र खोदने का वक्त आ गया। ऐसा कहकर उनके देश का सबसे टॉप लेवल हंटर अपनी तलवार को निकाल कर अटैक करता है और उन चींटियों को आग से जला देता है। दूसरी तरफ रेड में मरे हुए हंटर्स के लिए सिटी में एक मेमोरियल रखा जाता है, जिसमें जिन्वू भी जाता है और पूरे दुख के साथ हंटर्स को श्रद्धांजलि देकर वापस जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसे चेयरमैन गो मिलते हैं और वो जिन्वू को अपने ऑफिस कुछ बात करने के लिए ले जाते हैं। इस रेड में तुमने वक्त पर पहुंचकर एक अहम भूमिका निभाई है और मैं अपने देशवासियों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। सच तो ये है चेयरमैन, अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो हंटर व्योम बच सकता था। जो कुछ भी हो, तुम्ही ने हम सबकी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें हंटर्स एसोसिएशन से जो कुछ भी इनाम चाहिए होगा तुम मांग सकते हो। जिन्वू इनाम में चेयरमैन गो से अपनी खुद की गिल्ड स्टार्ट करने की परमिशन मांगता है, जिसके बाद चेयरमैन गो उसे परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ नाइट गिल्ड के हंटर्स को जेजू आइलैंड पर चींटियों की डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आप ये काम कर क्यों रहे हैं? आपको तो मेमोरियल में होना चाहिए था। नहीं, एक सच्चा योद्धा हमेशा अपने काम को पूरा करता है। वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है। ए, तुम कौन हो? आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मेरा जवाब दो। ऐसा कहकर नाइट गिल्ड मास्टर उस स्ट्रेंजर के ऊपर चिल्लाने लगता है और तभी एक नीले कलर का आदमी चुटकी बजाकर उन्हें बेहोश कर देता है। ये तुमने इनके साथ क्या किया? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ उसका कुछ पता चला? हाँ, यकीनन ये उसी की शक्तियाँ थी। चलो काम खत्म हुआ। ऐसा कहकर वो आदमी चुटकी बजाता है और वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद वो आदमी अपने डायमेंशन में वापस लौट जाता है और दूसरा स्ट्रेंजर भी अपने डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन जिन्वू के पापा इवान संग चुप के ये सब देख लेते हैं और दूसरी तरफ जिन्वू चेयरमैन गो के ऑफिस से घर लौटते समय एक हाईवे पर जाम में फंस जाता है। हेलो हंटर संघ, दरअसल तुम जिस रोड पर हो उसी रोड पर आगे एक डी रैंक गेट अचानक से खुल गया है। क्या कहा? एक डी रैंक गेट? हाँ, एक डी रैंक गेट, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो। फिर जिन्वू चेयरमैन गो से उस डी रैंक गेट के अंदर अकेले ही जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद चेयरमैन गो उसे परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जिन्वू उस डी रैंक गेट के पास पहुंच जाता है। सुनो, मैं ये गेट बंद करने के लिए आया हूँ। हाँ, हंटर्स के मैनेजर ने मुझे बताया था, पर बाकी सारे हंटर्स को आने में टाइम लगेगा। तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं अकेले ही काफी हूँ। ऐसा कहकर जिन्वू उस डी रैंक गेट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही वो डी रैंक गेट अचानक से रेड गेट में बदल जाता है और उसके अंदर कुछ मैजिकल बीस्ट होते हैं। मुझे मॉम से बता कर आना चाहिए था कि आने में थोड़ी देर लग जाएगी। बाहर आ जाओ सब। ऐसा कहकर जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। फिर शैडो आर्मी देखते ही देखते सारे मैजिकल बीस्ट को मार देती है। चलो काम खत्म हुआ, अब देखते हैं अगला टारगेट कौन है। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना।